फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात वोट चोरी और उस पर आरोप और प्रत्यारोप, अब जवाब सवाल दोनों तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी। यूपी में अलग मसला है। जब से चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हमको कोई भी एफिडेविट नहीं मिले हैं समाजवादी पार्टी के पास से, तो अखिलेश यादव ने जब उस डिजिटल स्लिप को एक्सपोस्ट पर शेयर कर दिया और 18,000 एफिडेविट की बात कबूल ली, तो पिछले या कहें बीती रात से लगातार कम से कम 3-4 जगह के डीएम बहुत सक्रिय हो गए। कासगंज, जौनपुर, लखनऊ में भी ईओ ने कहा है, बाराबंकी। ये लोग कह रहे हैं कि ये रहे आंकड़े और एक्स पोस्ट पर लिख कर दे रहे हैं। अखिलेश के सवाल पर ये दे रहे हैं जवाब। क्यों दे रहे हैं, क्या है वजह? और जब आप इनसे साउंड बाइट या बयान देने के लिए कहिए तो नहीं, कह रहे हैं एक्स पोस्ट पर लिख दिया, ऊपर से अब मना है। तो पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी जुड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि ये वोट चोरी के रूप है क्या। तो पहले ये एक बार रिपोर्ट देख ले, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। वोट चोरी के आरोप, वार पलटवार और अफसरशाही का मोर्चा संभालना, ये यूपी के सियासत का वो रूप है जो शायद ही इतिहास में पहले कभी देखने को मिला हो। जहां पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई सीटों का डिजिटल पर्ची शेयर करते हुए चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हैं और चुनाव आयोग से ही डिजिटल रसीद को लेकर शपथ पत्र मांगा जा रहा है। अखिलेश यादव वोटरों के नाम काटे जाने वालों को लेकर जिन विधानसभा सीटों की रसीदें शेयर करते हैं, असली घमासान तो उनके ही कारण शुरू होता है और मौके पर जवाब देने के लिए उतरते हैं जौनपुर, कासगंज और बाराबंकी के डीएम। अखिलेश यादव के पोस्ट पर पलटवार करते हुए पहले कासगंज के डीएम ने मोर्चा संभाला। उन्होंने एक के बाद एक 2 पोस्ट किए और कारण बताया कि इन 7 मतदाताओं का नाम आज भी मतदाता सूची में विद्यमान है। एक मतदाता की मृत्यु होने के कारण उनकी पत्नी के द्वारा फॉर्म 7 भरा गया था, जिसके आधार पर मृतक का नाम विलोपित किया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, जौनपुर के डीएम ने भी सोशल मीडिया पर ही अखिलेश यादव के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वर्णित सभी 5 मतदाता साल 2022 के पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इसकी पुष्टि मृतक के परिवारों के सदस्यों द्वारा की गई थी, इसलिए नियमों के अनुसार उनके नाम हटा दिए गए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के गलत तरीके से वोट काटने के आरोप के मामले में अब ब्यूरोक्रेट्स भी पलटवार करने के लिए मैदान में उतर गए हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था गलत तरीके से कुछ मतदाताओं के नाम काट दिए गए, जिसके जवाब में जौनपुर, कासगंज और बाराबंकी के जिलाधिकारी ने अखिलेश यादव को ट्वीट करके जवाब दिया है। और जौनपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह ने लिखा है कि अखिलेश यादव विधानसभा सदर के जिन 5 मतदाताओं के नाम गलत तरीके से काटने के आरोप लगा रहे हैं,
उनकी मृत्यु वर्ष 2022 के पहले ही हो चुकी थी। परिवार वालों द्वारा पुष्टि करने के बाद ही रिपोर्ट लगाई गई, उसके बाद मतदाता सूची से उस नाम का विलोपन किया गया। इस तरीके से अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए सारे आरोप भ्रामक एवं निराधार हैं। इसी तरीके से कासगंज और बाराबंकी के जिलाधिकारी ने भी अखिलेश यादव को पलटवार किया है। हालांकि इसके बाद अखिलेश यादव का एक दूसरा ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची से नाम काटे जाने के मामले में उनके द्वारा 18,000 शपथ पत्र चुनाव आयोग को भेजे गए थे, जिसके बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं आ पाया। अखिलेश यादव ने अभी फिर कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा कि अगर शपथ पत्र चुनाव आयोग मान नहीं रहा था, चुनाव आयोग को शपथ पत्र नहीं मिले थे, तो जौनपुर, कासगंज और बाराबंकी के जिलाधिकारी कैसे जवाब दे दिए। अब ऐसे में सवाल बनता है कि चुनाव आयोग गलत है कि ये 3 ब्यूरोक्रेट्स जो अखिलेश यादव को जवाब दे रहे हैं कि मतदाताओं का नाम गलत तरीके से नहीं काटा गया है। फिलहाल अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद और तीनों जिलों के जिलाधिकारियों का ये ट्वीट कहीं ना कहीं राजनीति में एक भूचाल ला दिया है। अखिलेश यादव की मांग है कि कोर्ट इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग और जिलाधिकारी की जांच करे और इसमें जो भी दोषी हों उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन ये मामला यहाँ तक ही कहाँ शांत होने वाला था। नौकरशाहों का जवाब देते हुए फिर से अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा पोस्ट सोशल मीडिया पर किया। सपा मुखिया ने लिखा कि डीएम लोगों से जनता का एक मासूम सवाल है, क्यों इतने सालों बाद आया जवाब है। जिस तरह से कासगंज, बाराबंकी, जौनपुर के डीएम हमारे 18,000 शपथ पत्रों के बारे में अचानक अति सक्रिय हो गए हैं, उसने एक बात तो साबित कर दी है कि जो चुनाव आयोग कह रहा था कि एफिडेविट की बात गलत है, मतलब एफिडेविट नहीं मिले, उनकी वो बात झूठ निकली। अगर कोई एफिडेविट मिला ही नहीं तो ये जिलाधिकारी लोग जवाब किस बात का दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए इसे त्रिकोणीय साजिश करार दिया। उन्होंने लिखा कि भाजपा सरकार, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की मिली भगत चुनावी 3 तिगाड़ा है जिसने सारा खेल बिगाड़ा है और देश के लोकतंत्र पर डाका डाला है। अब जनता इस त्रिगुट की अदालत लगाएगी। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव ने वोट चोरी और फर्जी वोटिंग के मामले में चुनाव आयोग को फंसा लिया है। और सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव जानते हैं कि इस मुद्दे पर चुनाव फंसा तो साख चुनाव आयोग की नहीं फंसेगी, मगर उनका चुनाव ग्राफ जरूर आसमान छू लेगा। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपने देखा, और जो आज पहले कल ट्वीट आया, मतलब एक्सपोज पे अखिलेश यादव ने लिखा, अब उन्होंने कहा मासूम जनता पूछ रही है, जिस चुनाव आयोग के पास 18,000 एफिडेविट पहुंचे नहीं थे, अब उस पर ये कैसा जवाब आप क्यों दे रहे हैं। ये क्या चक्कर है कि ये सियासी मुद्दों में अधिकारी क्यों हिस्सा बन जा रहे हैं। धन्यवाद पुष्कर जी। आप तो पूरे निर्वाचन आयोग का किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है आप देख रहे हैं, सबके सामने है वो। यही तो सवाल पैदा किया जा रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं को भी पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से और तटस्थ रूप से काम करने की इजाजत नहीं दी जा रही, उस पर राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा। ये प्रशासन का किस तरह से राजनीतिकरण हुआ है या ये कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। निश्चित रूप से जो बात जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में अलग अलग जिलों के लोग जो बात कर रहे हैं, अगर ये बात उस समय कहते जब से ये बात समाजवादी पार्टी उठा रही है, चुनाव के दौरान से लगातार आरोप लगा। आप याद कीजिए कि एक रामपुर का ही उपचुनाव था और बाकायदे लोग दिखाई पड़ रहे हैं कि सड़क पर पुलिस उनको रोक रही है और वहां पे जिलाधिकारी महोदय आते भी हैं और तुरंत वो चले भी जाते हैं, कुछ बोलते भी नहीं जी। तो ये बड़ा सवाल है और ये प्रशासन का और संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरीके से राजनीतिक दुरुपयोग किए जा रहे हैं, सवाल पैदा करता है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव के सवालों का जवाब उसी समय मिलना चाहिए था जब चुनाव के दौरान वो आरोप लगा रहे थे, तभी। हाँ, तो 3.5 साल का टाइम बीत गया, 3.5 साल का टाइम बीत गया, तब आप
जग रहे हैं। सब वो सब 2022 में हुई गड़बड़ियों के एफिडेविट के साथ उन्होंने सूची की, जो फाइनल सूची थी और जब मतदान केंद्र में पहुंचे सूची दोनों अलग थी, उसमें नाम कटे थे, और फाइनल सूची में अब कहाँ जाए वो वोटर जिसका नाम कट गया है। दरअसल मुझे लग रहा है सुनील जी, बड़ी बेबाकी से मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिएगा, क्या अब अधिकारियों को मलाईदार पोस्टिंग का बहुत ज्यादा चस्का नहीं लग गया है? कोई संदेह नहीं इसमें पुष्कर जी। अगर आप अपने प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से और पारदर्शी तरीके से नहीं कर रहे हैं, दो ही चीजें हैं, या तो कोई ना कोई आपके पास लोभ है, या न किसी आप दबाव में है। प्रशासनिक अधिकारियों को कानूनन ढेर सारी सुरक्षा मिली हुई है। ऐसा नहीं है कि उनको किसी दबाव में आने की आवश्यकता होती है, बशर्ते आप ये रहे कि मुझे जहां भी रखा जाएगा काम करने के लिए हम करेंगे। और आज भी कम से कम इस प्रदेश में कई ऐसे अधिकारियों को आप भी जानते हैं, मैं भी निजी तौर पे जानता हूं, जो किसी दबाव में नहीं आते और किसी राजनीतिक उपयोग के लिए नहीं बने हैं। लेकिन ये जरूर है कि प्रशासनिक नैतिकता में गिरावट आई है। ऐसे लोगों की संख्या गिनती के रह गई है जिनको आप प्रतिशत भी नहीं बता सकते, जो विधि सम्मत तरीके से अपने दायित्वों का अंजाम देने के लिए तैयार। ये हमारे कम से कम उत्तर प्रदेश में ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। आप इस देखिए ना कि जो लोग, कुछ लोग डेपुटेशन पर आए, उनको लगातार आप उनके स्टे को बढ़ाते चले जा रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों को, आज की तारीख में जब हम और आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में नियमित पुलिस निदेशक नहीं है। पिछले कई वर्षों से सरकार जब से आई है, मतलब एक शुरुआती दौर में अगर आप याद कीजिए, उसके बाद मगर उस पे सरकार साफ कह रही है, देखिए सुनील जी, उस पे सरकार साफ कह रही है कि आपको क्या करना, अधिकारी बैठा है वो काम कर रहा है, नियमित है नहीं नियमित नहीं, है। ऐसा नहीं होता, एक गलत व्याख्या है पुष्कर जी। मैं सरकार दलील दे रही, मैं नहीं दे रहा हूं, सरकार दलील दे रही है। सरकार की दलील बेमानी है, अतार्किक है, गैर कानूनी है, जनहित में नहीं है। आखिर क्यों बनाया गया है एक पूर्णकालिक अधिकारी और एक ऑफिशिएटिंग अधिकारी? इसकी व्यवस्था क्यों की गई? पूर्णकालिक के पास पूरे अधिकार होते हैं, उसको एक कानूनी सुरक्षा मिली होती है, और एक जो केवल जो अल्पकालिक है या टाइम गैप अरेंजमेंट है, तो फिर आप सही कह रहे हैं, फिर तो अखिलेश यादव सही कह रहे हैं कि आना होता है डीजीपी की नियुक्ति ऊपर दिल्ली से। अब 5-5 बजे तक डीजीपी बैठे हैं कि एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं कि एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिर ये तो बड़ी दयनीय स्थिति है ना। दयनीय स्थिति बनाई दी गई है। और जिसका दावा किया जाता है डबल इंजन सरकार है और 2-2 इंजन काम कर रहे हैं। नहीं, ये अब तो ट्रिपल इंजन हो गई है पुष्कर जी। अब नगर निगम भी इसी पार्टी के पास है। इस राज्य का कोई भी नगर निगम ऐसा नहीं जो किसी गैर पार्टी के पास हो। तो सवाल है ना कि इंजन होने से काम नहीं चलने वाला, वह इंजन सुचारू रूप से काम करे, जो उसके पास दायित्व है, उसको जिस दिशा में जाना है उस दिशा में जाते हुए दिखाई पड़े, तब वो इंजन कारगर है, तब अपने साथ डिब्बों को भी ले जा पाएगा। वो तो नहीं दिख रहा है। सवाल है कि अगर आप सेवानिवृत्त अधिकारियों को विभिन्न पदों पर बनाए रखेंगे तो आप उनसे बेहतर परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। फिर आप जैसा उनका राजनीतिक दुरुपयोग करना चाहेंगे वो संभव है। एक पद पर अस्थायी रूप से जो तैनात व्यक्ति है उसको तब भी कई तरह की सुरक्षा है और हो सकता है कि वह पारदर्शी तरीके से काम कर ले। ऑफिशिएटिंग के साथ उम्मीद नहीं कर सकते आप, संभव नहीं है। और ये इसीलिए, और ये भी आप सोचिए कि ठीक है, एक्सटेंशन देने का काम तो आईएएस आईपीएस अधिकारियों का काम तो केंद्र सरकार के पास है, लेकिन नियमित अधिकारी की तैनाती करना तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पुलिस महानिदेशक संघ लोक सेवा आयोग की सहमति से नियमित रूप से रखा जाएगा, ये तो राज्य सरकार को करना चाहिए। इसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप कहां से आ गया? सवाल है कि राज्य सरकार अपने नाम भेजे, जो नियम के अनुसार आप भेजिए, संघ लोक सेवा आयोग उसका अनुमोदन करेगा। आप नाम ही नहीं भेजते, अपने सुविधा के अनुसार आप नाम भेजेंगे, कैसे चलेगा? ये तो संभव नहीं है। संघ लोक सेवा जिसको कहेगा उसको आप तैनात नहीं करेंगे। आप सोचिए कि मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी को लगातार आप एक्सटेंशन देते रहे,
पिछले अधिकारी को आपने एक सेंसर भी नहीं दिया, तो किस तरीके से तंत्र चल रहा है? किसी एक अधिकारी को, किसी 2 अधिकारी को, किसी 4 अधिकारियों को, जो अन्य राज्यों से आए हुए, अन्य कैडर से आए हुए हैं, उनको लगातार आप एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए चले जा रहे हैं। उनके खिलाफ लगने वाली शिकायतों को सुनने के लिए आप तैयार नहीं है। तो अब सवाल है ना कि अब ये मेरा अपना मानना है कि अगर सरकार पूरे के पूरे सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार नहीं होगी, तो उसको बिगड़ने में, डिरेल होने में समय नहीं लगता। आप अगर ये सामान्य सवाल नहीं। लेकिन फिर तो चुनाव आयोग घेरे में है। जो अखिलेश यादव लिख रहे हैं वो सही बात है कि या तो डीएम को आगे क्यों लाया गया। डीएम से वो यही कह रहे हैं कि अब कोर्ट संज्ञान ले। जब एक चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारे समाजवादी पार्टी कोई एफिडेविट नहीं आए, और अब डीएम कासगंज, डीएम जौनपुर, डीएम बाराबंकी, ये कम से कम ये 3 डीएम तो खुलकर सामने आ गए और उन्होंने बाकायदा लिस्ट से नाम बताए। तो फिर जब वो कह रहे हैं कि जब आप एफिडेविट नहीं दिया तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये नाम है? तो झूठ कौन बोला? हुआ है। और मुख्य चुनाव आयुक्त अगर घेरे में आएंगे तो फिर बहुत समस्या आएगी सुनील जी। तो पूरा का पूरा निर्वाचन आयोग पुष्कर जी घेरे में है। संघ उत्तर प्रदेश के से समाजवादी पार्टी के द्वारा लिखित एफिडेविट दिए जाने को स्वीकार तक नहीं किया मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अखिलेश यादव ने उसी दिन सबको ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। अगले दिन उसकी फोटो कॉपी उन्होंने सांसदों के बीच में बांट दी, पत्रकारों के बीच में बांट दी। डिजिटल उसके बाद रिसीविंग है, रिसीविंग भी दिया, वही क्या, रिसीविंग दिया और एफिडेविट दोनों दिखा दिया। बकायदा उसकी फोटो सुनील जी, कॉपी बांट दी। आप भी अखिलेश यादव के क्रिटिक्स में कहूंगा मैं रहे हैं आप। क्या अब 24 के बाद उनका अलाइनमेंट ठीक चल रहा है? अब नहीं, सियासी तौर पर नहीं, सियासी तौर पर अभी तो जो चाहिए, दरअसल मेरा अपना मानना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को किनारे करके आप गैर भाजपा राजनीति नहीं कर सकते। आप गैर भाजपा मतदाताओं को एक साथ नहीं रख सकते। बीजेपी के खिलाफ पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने में कांग्रेस को ही सफलता मिली। लोगों के बीच वो लगातार सक्रिय दिखाई पड़ती है। राहुल गांधी लगातार सक्रिय दिखाई पड़ते हैं। निश्चित रूप से अखिलेश यादव ने भी अपने संगठन को ठीक किया है, लेकिन कांग्रेस को लेकर आप सोचिए ना कि अलग थलग पड़ के बहुजन समाज पार्टी की स्थिति क्या हो गई। उनका अपना मतदाता छोड़ के चला गया, क्योंकि वो मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। आज मिलजुल करके ही आप, जिसमें उस कांग्रेस की मौजूदगी के साथ संगठन चला के ही आप भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ के मतदाताओं को एक साथ रखना आवश्यक है, और वह निश्चित संगठन अखिलेश जी के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक मजबूत मतदाता वर्ग भी उनके पास है, इससे भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक मैंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक प्रभावी मुहिम तैयार करने के लिए कांग्रेस की आवश्यकता है। कांग्रेस के पास भले उत्तर प्रदेश में संगठन कमजोर हो, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव तो कांग्रेस ने तैयार किया। आपकी ये बात समझ गया कि कांग्रेस तो अब कांग्रेस को तो वो अलग भी नहीं कर रहे हैं ना, कांग्रेस के साथ चल रहे हैं। देखिए ना दिल्ली में खड़गे जी के साथ अभी कैसे ताल से ताल मिला रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन अब जरा दूसरे पक्ष की तरफ चलते हैं। बीजेपी वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग को डिफेंड करते करते नैरेटिव में वहां खड़ी हो गई कि लोगों को लग रहा है जो बात जवाब चुनाव आयोग को देनी है बीजेपी क्यों दे रहे हैं। और बिहार और यूपी के और साथ में बंगाल के बीच में चुनाव है। अगर इन 3 बड़े चुनाव पर नजर रखी जाए तो ये मुद्दा जमीन पे आज भी अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ये वोट चोरी करेंगे, फिर घर चोरी करेंगे, फिर जमीन चोरी करेंगे, ये आपका राशन छीन लेंगे। वो अब घर चोरी ले आए हैं। आप समझ रहे हैं कि पीएम आवास योजना के तहत जो घर मिला है वो चोरी, मतलब नैरेटिव वो अब की निचले स्तर को ये समझाना चाह रहे हैं कि आप इसको वोट चोरी से मत जोड़िए, ये सब कुछ चुरा लेंगे। क्या ये नैरेटिव स्टैंड कर पाएगा? बीजेपी इसकी क्या काट निकाल पाएगी? नहीं, बीजेपी तो फंस गई है। ये जो मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटने का सवाल, एक तो बड़ा सवाल यही था कि उनका मताधिकार छीना जा रहा था, पॉलिटिकल नैरेटिव था।
लेकिन यह बिहार में चाहे जिस किसी राज्य में इसकी चर्चा हो रही है, बिहार में तत्व की तत्काल इसकी चर्चा है, वहां लोगों को ये लगता है, और इससे जो प्रभावित वर्ग है उसको ये लगता है कि अगर मतदाता सूची में मेरा नाम नहीं रहेगा तो जो सरकार से मिलने वाली सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, आर्थिक लाभ है, उससे भी वो वंचित हो जाएंगे। और अगर उनको कोई सरकारी सहायता मिली भी हुई है और मतदाता सूची से उनका नाम खत्म हो गया तो हो सकता है उनसे वापस लिया जाए। यह भय है लोगों के अंदर। अगर आप बक्सर में, सासाराम में, आरा में आप लोगों से जाके बात कीजिए तो इस वर्ग से नाम उन्हीं के ज्यादा कट रहे हैं जो सरकार की योजना के लाभार्थी हैं, तो उनके मन में यह बात घर गई है, इसीलिए इसका बड़े पैमाने पर प्रतिकार हो रहा है। बिल्कुल, वोट को लेकर के तो लोग चिंतित हैं। एक सिविल सोसाइटी उसको लेकर चिंतित है, और सिविल सोसाइटी ने लोकतंत्र बचाओ, मताधिकार बचाओ और चुनाव बचाओ की बात कर रही है। लेकिन आम मतदाता जो गरीब है, जिसकी बात गणेश कुमार जी कर रहे हैं, वो लोग जो भूमिहीन है, वो जो मजदूर है, वो जो छोटे किसान हैं, उनके मन में इस बात की आशंका है कि मतदाता सूची में न होने का मतलब, क्योंकि सरकार भी कह रही है ना बार बार कि अगर आप जो भारतीय नागरिक है वही मतदाता सूची में रहेगा, गोया कि जो मतदाता सूची में नहीं है वो भारतीय नागरिक नहीं है। यह एक इस तरह का एक नैरेटिव बन गया है, और यह नैरेटिव जमीन पे दिखाई पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में उसकी यह जिम्मेदारी बनती थी कि लोगों के मन में पनप रहे इन आशंकाओं को दूर करती, लेकिन वो नहीं हुआ। तो बीजेपी अपने आप में अगर इस मुद्दे पर फेल हुई तो आगे जाके फिर अभी पीडीए पर वो 24 में हारी, तो क्या उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में समझें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं चुन पा रही है? कुछ अलाइनमेंट गड़बड़ा गया है क्या? लास्ट सवाल है आपसे। ये बीजेपी के सामने समस्या आएगी पुष्कर जी। यह जो नैरेटिव बना है, जो और जिस तरीके की सफलता इंडिया दल समूह को बिहार में मिलता हुआ दिख रहा है, इसका असर उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगा, बंगाल में दिखाई अगर वो लोग, और यह बीजेपी के सामने चुनौती कैसे समझा पाएगी लोगों को कि जब लोगों के सामने उनके मताधिकार का सवाल था, उनको नागरिक सिद्ध करने का सवाल था, एक पारदर्शिता की आवश्यकता थी, निर्वाचन आयोग पर तमाम तरह के आरोप लग रहे थे, उसमें बीजेपी कहाँ थी? बीजेपी जो काम इस मुद्दे को उठाने वाले लोगों के खिलाफ जो आरोप लगाने कर रही है, उससे उसकी बात बिगड़ती है, उसके खिलाफ एक अलग तरह का माहौल बनता। मेरा अपना मानना यह है कि अगर बीजेपी जनता के साथ खड़ी होती, जनता के पक्ष में बात कर रही होती, तो लोग ये कम से कम इस पॉलिटिकल नैरेटिव को कमजोर कर सकती थी। लेकिन आज ये लग रहा है कि निर्वाचन आयोग के खिलाफ लगने वाले आरोप का सीधा लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी। आज ये आरोप लग रहे हैं कि निर्वाचन आयोग के स्तर पे जो चीजें हो रही हैं वह भारतीय जनता पार्टी के दबाव में की जा रही है। आज जो बातें कही जा रही, निर्वाचन आयोग के गैर पारदर्शी कामकाज को लेकर के जो आरोप लग रहे हैं, वो ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी उसके खिलाफ नहीं खड़ी है, उसकी सहमति से या उसकी मिलीभगत से काम हो रहा है। और ये छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये बड़ा आरोप है। तो सामान्य वर्ग का मतदाता जो बहुत विमर्श नहीं करता, राजनीतिक चर्चा बहुत नहीं करता, उसके मन में एक अलग तरह का राजनीतिक बहस चल रही है। और जो सरकारी योजनाओं का लाभार्थी है, उसको ये लगता है कि हमारे जो भी आर्थिक लाभ, सामाजिक लाभ या किसी तरह की सरकारी सहायता मुझको मिलती है, कुछ भी कहिए, सवाल पैदा हो जाएगा। सुनील जी, कुछ भी कहिए, लेकिन बीजेपी के पास जो योगी मोदी की जोड़ी है, उसको ये राहुल अखिलेश की जोड़ी या पूरे इंडिया समूह की जोड़ी कितनी चुनौती 27 में दे पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ बड़ी खबर में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वोट चोरी के मसले को अखिलेश यादव ने भी अब घर चोरी, जमीन चोरी, ये वो इसलिए कह रहे हैं या राशन चोरी से जोड़ रहे हैं कि वो समझाना चाह रहे हैं जब आपका वोट कट जाएगा तो फिर आपको जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो भी मिलना बंद हो जाएगा। तो वोट चोरी से शुरू हुई लड़ाई अब बहुत लंबी है और 27 में इसका
फायदा वो कितना उठाते हैं और बीजेपी क्या काउंटर लाती है 27 से पहले, ये भी देखना बड़ी बात होगी। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा से जलजीरा मसाला।